बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, आपको एक बात तो लाजमी पता होगी कि एमडी कैट की प्रिपरेशन में अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करते आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। थ्योरी के साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं 100% गारंटी है कि आपका एमडी कैट में अच्छा स्कोर आएगा, आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आरिफ एमडी कैट लेक्चर अपने चैनल पर एक नई एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा है, जिसमें हम रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन अनीस हुसैन के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज़ से पहले हम उस चैप्टर के एक चैप्टर के की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस ना सिर्फ केमिस्ट्री के बायोलॉजी, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एज वेल अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें, ताकि वन बाय वन जब इस सीरीज़ का आगाज़ होगा तो आपके पास लेक्चर्स आते जाएंगे, आप वॉच करते जाइएगा। जिसमें पहले हम चैप्टर के की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम उसके एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आज की वीडियो में जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के पहले हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि एमसीक्यूज़ करने में आपको ईजी हो। पहले डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि देखें, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज़्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction and optimum conditions to yield maximum product and rate of a reaction। केमिकल काइनेटिक क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट मीन किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है। मैकेनिज़्म, कितने स्टेप में वो केमिकल रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देते। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर हम अप्लाई करें तो हम मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम चार चीज़ों को स्टडी करते हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, mechanism of a chemical reaction, factor affecting rate of a reaction, optimum condition to yield maximum product। अब हमने वन बाय वन इन चारों चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आइए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अभी रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ है। रिएक्टेंट की यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पर है
और प्रोडक्ट 0 पे है। रिएक्टेंट हमारे पास 100 पे है क्योंकि रिएक्टेंट ये भी है, प्रोडक्ट तो बना नहीं। रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट ही होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। सो प्रोडक्ट 0 पे है और रिएक्टेंट 100 पे है। हमने इस ग्राफ में मार्क कर दिया कि रिएक्टेंट 100 पे है और प्रोडक्ट 0 पे है। सो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, 100 से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। पहले वो 90 पर आएगा, फिर 80 पर आएगा, फिर 50 पर आएगा, फिर इस तरह करते करते रिएक्टेंट एक पॉइंट आएगा कि वो 0 पर आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ख़त्म हो गया। और वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे से ये कम होगा रिएक्टेंट वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट जो है वो 0 से बढ़ता जाएगा, पहले 10 पे जाएगा, फिर 30, 40, 50 और इस तरह करते करते ये एक वक्त आएगा 100 पे चला जाएगा। सो आपने देखा कि रिएक्टेंट जो है वो वक्त के साथ साथ पहले मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो कम होता गया और किस में कन्वर्ट होता गया, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की स्पीड कम होती गई और वो गायब होता गया। सो प्रोडक्ट क्या हुआ, अपीयर होता गया, इसकी फॉर्मेशन हुई। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, reactant concentration with time decreases and product की जो concentration है with time वो क्या होती गई, इंक्रीज। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती गई, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। सो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं जैसे कि रिएक्टेंट ए था हमारे पास, वो कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट बी में। सो यहाँ पे ए क्या है, रिएक्टेंट, वो हमारे पास कम हो रहा है, ए कम हुआ है। सो हम उसको नेगेटिव साइन से यहाँ पे लिखेंगे। नेगेटिव शो कर रहा है कि वक्त के साथ साथ इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या आई है, कमी। और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बी, तो प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव से लिखेंगे। इस पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, विद टाइम इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या हुई, इंक्रीज। और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हुई, डिक्रीज। सो रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कि वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज आता है। और वो कैसे आता है वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और वो किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो इस तरह जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सो इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन, वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी। सो सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन हम लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये इसका हमारे पास थ्योरेटिकल फार्मूला है, बट अभी हम मैथमेटिकली फार्मूला लिखेंगे, dx/dt। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं, dx/dt। x क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टाइम। यहाँ पे हम डेल्टा का सिंबल डालेंगे जो कि चेंज के लिए होता है। चेंज का मतलब प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रही है। सो हम दोनों को माइनस करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल डाला है डेल्टा का, δx/t। सो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ अ रिएक्शन का। अब बारी आती है यूनिट की, यूनिट की बारी आ गई। कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर dm³ और टाइम का यूनिट तो आप सबको पता ही होगा, सेकेंड होता है।
जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एस लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस करना है, यहाँ पे है डेल्टा एक्स, इट्स मीन ये कंसंट्रेशन का यूनिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम भी डिवाइड में है, सो हमने साथ में क्या लिखना है, सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है। तो हमारे पास ओवरऑल यूनिट क्या बन गया, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। इसे हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, मोल, अगर हम डीएम क्यूब को ऊपर ले आएँ सो ये जो इसकी पावर है बस इसे माइनस के साथ लिखेंगे, और ये सेकंड जो है ये हमारे पास सिंगल है तो इसके साथ -1 आ जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और मोल पर डीएम क्यूब बराबर होता है मोलैरिटी के, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये 3 तरीके हैं जो कि जिससे हम यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से ये तीनों ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये जो बी है ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट बी में, तो क्या होगा वक्त के साथ साथ यहाँ पे रेट ए और डी टी, ये ए की कंसंट्रेशन है और ये बी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये कम होगा तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ये बढ़ती जाएगी, इसकी कम होगी विद टाइम और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कम होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा। ये ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसके साथ हम डालेंगे पॉजिटिव का साइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा यूजुअली हम जो रेट लॉ है वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है dx/dt इज़ इक्वल टू k और a और b। अब ये हमारे पास कैसे बनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास एक सपोज करें एक रिएक्शन है, a प्लस बी कन्वर्ट हो गए C प्लस डी में। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट C एंड D में। सो A और B हमारे पास क्या हैं, एरो से पहले जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं या स्पीशीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाली चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्ट। सो ए और बी हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट। सो हम रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड रिएक्टिंग स्पीशीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट लॉ क्या होती है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव मीन कोई भी क्वांटिटी होगी, जैसे हम अमाउंट होती है जिसे हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है किन दो चीज़ों के दरमियान में, रेट के दरमियान में, रेट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और रिएक्टिंग स्पीशीज़, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज़। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिंग स्पीशीज़ और रेट के दरमियान के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। सो पीछे मैंने अभी केमिकल रिएक्शन लिखा था, ए प्लस बी ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया सी प्लस डी। सो ये दोनों क्या है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ इस रिएक्शन की, और ये क्या है, प्रोडक्ट है इस केमिकल रिएक्शन का। सो इसकी अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखनी हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, अभी लिखते हैं। यहाँ पे आ गया रेट dx/dt कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़।
सो हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन की कंसनट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज़ कितनी हैं, 2 हैं। तो हम दोबारा से लिखेंगे dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए और बी। हमने ए और बी क्यों लिखा, सी और डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज़ की बात हुई है। ये हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। सो हमने यहाँ पर ए। अब अगर हम ये साइन हटाएंगे तो इसको हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट हमारे पास होगा के। सो अगर हम अब इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो इसकी जगह हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा के। के क्या है, कांस्टेंट, और हम इसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट। के इज़ ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट। सो ये हमारे पास एक बन गई रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। और हमने इसको लिखने का तरीका देखा, किस तरह से हम इसे लिखेंगे, और हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उसे डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो क्या है, टेम्परेचर। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो स्पेसिफिक होती है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इट्स वैल्यू इज स्पेसिफिक एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि के की जो वैल्यू होती है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे फिक्स होती है। अगर उस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू जितनी बार भी मेजर की जाए सेम ही आएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। और एक और की पॉइंट, क्योंकि ये एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है और वो क्या है, टेम्परेचर। सो काफ़ी बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि अगर कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो के पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो के डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reacting species। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप कंसंट्रेशन को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, के की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमारे पास बिल्कुल सेम रेट कांस्टेंट होता है, बट उसमें एक फ़र्क होता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ की वैल्यू होती हैं, पहले यहाँ पे रेट लॉ लिख लेते हैं या रेट एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं इनकी कंसंट्रेशन दोनों की 1 मोल पर dm³ होगी। इट्स मीन यूनिटी होगी, कंसंट्रेशन इज़ यूनिटी। कैसे, अगर dx/dt इज़ इक्वल टू के करें, ए की भी कंसंट्रेशन 1 पुट करें, 1 मोल पर dm³, और बी की भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ पुट करें। सो क्या होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर में क्या आएगा हमारे पास, dx/dt, और यहाँ पे के। तो यहाँ पे देखें 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और वो 1 जब के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, k1 सा k। तो हमारे पास ये बन गई। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में क्या होता है, जो रेट होता है वो बराबर हो जाता है रेट कांस्टेंट के।
सो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज rate law in which each reacting species has a concentration unity or 1 dmq, 1 mole per dmq। एक ऐसी रेट लॉ जिसमें हर रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी हो, यूनिटी 1 को बोलते हैं, या 1 मोल पर डीएम क्यूब हो, ताकि वो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 ही आए, और वो 1 जब के से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आएगा, के। तो इस तरह जो रेट है वो बराबर हो जाएगा के। तो जब आर की वैल्यू, रेट की वैल्यू बराबर हो जाए रेट कांस्टेंट के, तो इस तरह की रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। 2A + 3 2A 1B 2C + D। ये एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब अगर हम इस रिएक्शन की एक रेट लॉ बनाएं, पहले हम इसे रेट लॉ में लिख लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ए, यहाँ पे रेट लॉ लिखें, dx/dt = k। सो यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्टिंग स्पीशीज ए, और ये जो हमारे पास 2 है इसे हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर। तो हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर ऊपर की जानिब 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है बी, और बी के ऊपर क्या है, 1, सो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये मैंने इस केमिकल रिएक्शन की रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को लिख दिया है। अब हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है क्या। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट to which the concentration in the rate equation are raised is called order of reaction। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर आप इन तमाम पावर्स का सम कर लें, रिएक्टिंग स्पीशीज़ की तमाम पावर का सम कर लें, तो वो हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कि ये वाला जो हमारे पास रिएक्टेंट है कितनी कंसंट्रेशन में हमारे पास यूज़ हुआ है कि रिएक्टेंट को के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम का मतलब सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, सम का मतलब एडिशन। इन तमाम पावर का सम कर लें। कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन, कि ये जो रेट इक्वेशन में इनकी कंसंट्रेशन है कितनी रेज हो रही है या कम हो रही है, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह से अगर हम इसको ऐड करें 2 + 1, ये 2 है ये 1 है, तो ये क्या हो गया 3। इट्स मीन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हमारे पास 4 तरह के होते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं।
pseudo order reaction। बट बेसिकली हमारी बुक में ये 4 तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस हुए हैं, 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या हैं। सो अब मैं आपको समझाऊंगी 0 ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है। 0 ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जो कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि R इज़ इक्वल टू K। इसकी जो हम रेट लॉ लिखते हैं या रेट इक्वेशन लिखते हैं, वो R जो होता है रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट के, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करते। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है HCl की प्रोडक्शन, 2HCl। HCl की जो प्रोडक्शन है ये हमारे पास एग्जांपल है 0 ऑर्डर रिएक्शन की। किस तरह से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, और ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसमें मैंने आपको HCl की एग्जांपल दी, 2HCl लिखेंगे यहाँ पे। अब ये जो दोनों हैं ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग स्पीशीज़, मतलब जब तक ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तब भी रिएक्शन हमारे पास, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है सनलाइट की नीड होती है। सो अगर आप इन दोनों गैसेस को आपस में मिला दें और 2 घंटे या 2 दिन के लिए भी छोड़ दें, तब भी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl नहीं बनाएंगी, जब तक इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों गैसेस मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सो इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिपेंड नहीं करती इनकी कंसंट्रेशन पे, वो किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे। सो इस बात का क्या मतलब है कि ऐसे रिएक्शन जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते और इसके अलावा किसी और चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। और उसकी रेट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि ये देखें, ये है हमारे पास रेट और ये है K कांस्टेंट, A और ये B, ये 0, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते तो मैंने यहाँ पे 0 0 लिख दिया। जब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 और ये भी 0। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो रेट किसके बराबर हो गया, K के बराबर है। सो R इज़ इक्वल टू K। जब भी आपको MCQs में आए R इज़ इक्वल टू K, अगर हमारे पास रेट लो है तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो वो हमारे पास होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट इक्वेशन होगी R इज़ इक्वल टू K और A, मतलब ऐसा रेट इक्वेशन, ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है, इस पर अगर हम रेट लॉ लिखें तो इसकी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो A है, तो ये रिएक्शन जो है वो A पर डिपेंड करता है। सो इसमें हम इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। A की कंसंट्रेशन 1 है और सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास 2 हो जाएंगी। यहाँ पे 1 था तो फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे A है 1 और B भी क्या है 1, तो इस तरह ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, 3 हमारे पास होंगी, A, B, C भी हो सकती हैं, या A 2 होंगी और B 1 होगी, तो इस तरह सम करें तो 3 आना चाहिए। तो ऐसी रेट लो जिसमें हमारे पास सम करके ये एक्सपोनेंट को अगर हम ऐड करें और हमारे पास आंसर आए 3, तो वो रिएक्शन क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो आज की वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं होंगी। सो जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आई वीडियो देखने के बाद, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।